बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आपको एक्सरसाइज चाहिए इसकी 3 वाले चैप्टर की। तो मैंने कहा आपको आज जो है 3 वाले चैप्टर की एक्सरसाइज ही करवा देते हैं। एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले एमसीक्यूज करनी होती हैं, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे और फिर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं ये मैं नहीं करवा रही, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके इतने मतलब समझने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, इस वजह से इनको हम स्किप कर देते हैं इनका, क्योंकि जो है एक्सरसाइज के अंदर ही तकरीबन जो है ना ये क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसी से फिर हम जो है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर काफी चीजें आपने ऑलरेडी कर ली हैं, तो सिलेबस जो है हम उतना ही करेंगे जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यूज को। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। जब आप किसी स्टोन को, किसी पत्थर को किक करते हो यानी कि अपने पाँव से हिट करते हो, फिर क्या होता है? जाहिर बात है हमें दर्द होगी, क्योंकि जाहिर बात है कि जब आप किसी चीज को मारते हैं, अगर तो वो चीज आपके लिहाज से उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो फिर आपको जो है उसका जो वापस रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिएक्शन को टिक करेंगे कि ये स्टोन का रिएक्शन है जिसकी वजह से हम हर्ट हुए हैं, हमें चोट लगी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूज इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन अनटिल। कहता है कब तक कोई भी मोशन जो है होती रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकता है जब तक कोई बाहर वाली फोर्स उसको स्टॉप नहीं करेगी। जारी बात है अगर आपने किसी गेंद को मूव करवाया है, ठीक है, वो ग्राउंड के ऊपर मूव होना शुरू हो गया, आगे की तरफ हिलना शुरू हो गया, अब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन की फोर्स असर नहीं करेगी, कोई ड्रैग फोर्स या डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होती हैं। ठीक है, कोई भी फोर्स उसके ऊपर अगर अमल नहीं करेगी, इसका मतलब है कि वो उसकी मोशन नहीं रुकेगी, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगी। तो हम लिखेंगे द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज जीरो, यानी कि उसके ऊपर तमाम फोर्सेस जो भी असर कर रही हैं वो जीरो कर दो, तो बॉल की मोशन बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। यानी कि ग्रेविटी भी नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं, कोई भी फोर्स अगर नहीं उसके ऊपर लगेगी, तो उसके फिर हम सम कर लें तो तमाम फोर्सेस का सम अगर जीरो हो जाए, तो इसका मतलब है कि बॉल जो है वो मोशन करती रहेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपको चैप्टर के अंदर से मैंने करवा दिया था। अगर आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है इसी की प्ले लिस्ट को देखें, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, तो फिर आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, उसी में से ये एमसीक्यूज है कि आप लोगों में बताएं इन चारों में से कौन सी फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है। फ्रिक्शन आपको पता है, जब कोई चीज आपस में रगड़ खाएगी फिर फ्रिक्शन होगी। एयर रेजिस्टेंस हवा की है, तब भी आपको एयर के अंदर से पास करना पड़ेगा, एयर आपको टच करेगी तभी रेजिस्टेंस होगी। टेंशन की फोर्स वो फोर्स होती है जो धागे के अंदर होती है, अगर हमने धागे के साथ कोई चीज बांध दी है, ठीक है, वो भी कॉन्टैक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स जो होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, न्यूक्लियस के साथ वो टच नहीं कर रहे होते। ओके, इस वजह से वो होगी हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आएगा अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम पी हिट्स अ, ये जो पी है ना इसको आपने इनिशियल मोमेंटम कहना है। ओके, एंड हिट्स अ सॉलिड बॉल, कहता है एक दीवार थी उसके ऊपर आके बॉल ने हिट किया है, एंड बाउंस बैक, बाउंस कहते हैं टकरा के वापस आना, विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ वो दीवार के साथ स्ट्राइक किया और वापस आ गया। इट्स मोमेंटम पी डैश आफ्टर कोलिजन विल बी, क्या होगी उसका मोमेंटम क्या होगा? जारी बात है उसकी सिर्फ डायरेक्शन ही बदली है, तो हम माइनस लगा लेंगे ये वाला, पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3.5 वाला, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v collides with an other particle, यानी कि एक कोई भी बॉडी है जिसका मास है और फिर उसकी जो है वो वेलोसिटी बता रहे हैं v है, और वो टकराया है किसी और पार्टिकल के साथ, पार्टिकल ऑफ सेम मास एट रेस्ट, यानी कि दूसरा पार्टिकल रुका हुआ था। लेट्स सपोज आपने दो बॉल लिए हैं, पहला वाला बॉल जो मूव कर रहा है और जो दूसरा वाला बॉल है वो ऑलरेडी रुका हुआ है। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज, अब हमारा जो बॉल मूव कर रहा था वो जाके जो है रुके हुए बॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, तो जो रुका हुआ बॉल है वो चलना शुरू कर देगा, लेकिन जो हमारा बॉल पहले ही चल रहा था वो रुक जाएगा। ओके, तो वही उसने पूछा है कि जो फर्स्ट पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो रुक गया, इस वजह से वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो अपनी तमाम वेलोसिटी जो ऑलरेडी बॉल जो रुका हुआ था उसको दे दी थी। ठीक है,
हमारा जो पार्टिकल था वो मोशन में था, उसने अपनी तमाम मोशन की जो वेलोसिटी थी वो दे दिया सेकंड वाले पार्टिकल को जो रुका हुआ था, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा तो फर्स्ट वाला आ जाएगा रेस्ट में, तो रेस्ट में आने की वजह से वेलोसिटी हो जाएगी 0। कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है, क्योंकि मोमेंटम बता रहा है एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है लेकिन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यही लीनियर मोमेंटम है कंजर्वेशन का, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जो उसने बताया था m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और ये यही बता रहा है कि जब आपने किसी चीज को स्ट्राइक करवाया है तो स्ट्राइक करने से पहले और स्ट्राइक करने के बाद उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होती है, जो आपने ऊपर वाली अभी एग्जांपल की है ना, कि दो बॉल थी, एक मोशन में थी एक रुकी हुई थी, टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटी सेम ही रही है, क्योंकि पहले वाले बॉल ने अपनी तमाम वेलोसिटी दूसरे वाले को दे दी थी, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है। इसके बाद आएगा 3.7, 3.7 में वो बता रहे हैं एन ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 5 किलोग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास उसने 5 किलोग्राम दिया है, मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड है, एंड द कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर अ 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए कोई फोर्स उसके ऊपर असर की है, एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी 2 मीटर पर सेकंड, ओके। सारी बात, अगर कोई बॉडी मूव करी थी तो बाहर से अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगी थी तो उसकी डायरेक्शन बदल सकती है। एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हमने वो फोर्स बतानी है कि कितनी फोर्स जो थी उसके ऊपर लगी थी। तो वो फोर्स लगाने के लिए आपको फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एफ क्रॉस डेल टी, यानी कि इम्पल्स का फॉर्मूला लगाएंगे आप, और साथ में हमारे पास ये जो आ जाएगा एम डेल बी वाला, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये -12 न्यूटन है। वैल्यूज आपको मैंने बता दी हैं, इसमें उसने हमें वेलोसिटी दी है, उसके बाद मास दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी थी इसको आप इनिशियल वेलोसिटी समझ लें, ये बाद में फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम भी दिया, सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके एफ को फाइंड करना है, ये डेल टी नीचे ले जाना और बाकी चीजें आपने फाइंड करनी है, ओके। इसके बाद आ जाएगा अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो लगी है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन टाइम बहुत कम था, यानी कि 1-2 सेकंड के लिए लगी है। इन दिस केस इट इज इजी टू डिटरमाइन, ये बहुत आसान होगा, क्या हम फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें इम्पल्स पता चल सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम करें तो वो क्या हो जाता है, वो इम्पल्स हो जाता है। इसके बाद आएगा lubricant is usually introduced between the two surface to decrease the friction, lubricant किसे कहते हैं, वो मादा, वो चीज जो कि रगड़ को कम कर सके, फ्रिक्शन को कम कर सके। एंड ल्यूब्रिकेंट, वो कौन कौन से ल्यूब्रिकेंट हो सकते हैं, आपको मैंने बताया था हमारी हड्डियों के दरमियान भी अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक ल्यूब्रिकेंट रखा हुआ है। इसके अलावा हम जो है वो गाड़ियों में ग्रीस वगैरह मतलब यूज कर लेते हैं चैन के अंदर, जिससे जो है ना वो रगड़ कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहे हैं प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, यानी कि दो सरफेस डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आती इस लुब्रिकेंट की हेल्प से, ठीक है। तो इसको हम टिक करेंगे, ये डिक्रीज कर देता है फ्रिक्शन को, ओके। तो एमसीक्यूज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में इनके आने के चांसेस 100% है, ठीक है। हर एक चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस के साथ मस्ट आना होता है, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके पोर्शंस बने होते हैं पेपर के, उन पोर्शंस में से ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से वो जरूर डालते हैं, ठीक है। और ये पूरे एक तरह से चैप्टर को ही डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, यानी कि जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो किस किस तरह से आप चेंजिंग पैदा कर सकते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद है गिव 5 एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, 5 एग्जांपल्स ऐसी बताएं जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हों, यानी कि एक दूसरे का दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आए, राब्ते में आ जाए, ठीक है। वो फ्रिक्शन हो सकती है, ड्रैग फोर्स हो सकती है। आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा किया, उन तमाम डेफिनेशंस की बस हेडिंग दे दें, ठीक है। और उसमें आ सकता है थ्रस्ट, आ सकता है, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं
और इनके नाम अगर आप लिखोगे तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि उसने सिर्फ एग्जाम्पल पूछी थी, ठीक है। इसके बाद आएगा एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक फ्री स्पेस है जिसके अंदर कोई भी बॉडी मूव कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव विद द वेलोसिटी, कितनी देर तक वो मूव करता रहेगा। फ्री स्पेस है यानी कि वो खुली जगह है और वो मूव कर रहा है, तो वो कितनी देर तक मूव कर सकता है। ये तीन मैंने आपको रीड करवाए हैं। सबसे पहले इन तीनों को हम मतलब आंसर क्या है फिर आगे वाले करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये ना लगे कि शायद मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड करवा रही हूँ, आपको आंसर नहीं बता रही। आंसर सबसे पहले मैं आपको रीड करवा देती हूँ, इनके क्या क्या आंसर है, आपने इनको लिख लेना है और उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आगे वाले करेंगे, ठीक है। फिजिक्स की शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ चेंज मे बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, किस तरह के चेंज प्रोड्यूस कर सकती है कोई भी फोर्स। तो उसका आंसर है द चेंज प्रोड्यूस बाय अ फोर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है या मोशन में है तो जारी बात है कि आप लोगों को पता है अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मूव करवा सकती है, अगर मोशन में है तो उसे रोक सकती है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की रेस्ट की हालत को चेंज कर सकता है या फिर मोशन की हालत, ओके। वेलोसिटी, या अगर आपने कोई बॉडी मोशन में रखी हुई है ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, या तो वेलोसिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। Force can change the velocity of a body and can produce the acceleration of a body. उसकी बॉडी का एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस हो सकता है अगर वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन यही होती है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर बदलेगी तो एक्सेलेरेशन पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा शेप और साइज, यानी कि किसी भी बॉडी की शेप बदली जा सकती है या साइज बदला जा सकता है, ठीक है। आप उसे कंप्रेस करेंगे अपनी फोर्स लगा के तो सारी बात उसकी शेप चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज हो सकता है, ओके। इसके बाद आएगा डायरेक्शन, आप किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर वो आपकी तरफ मूव करके आ रही थी, आपने किक किया उसको तो वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद आएगा एनर्जी, वी कैन ट्रांसफर एनर्जी बाय अप्लाइंग फोर्स, आप किसी भी सिमत में मूव कर सकती है, किसी भी साइड पे जा सकती है, अगर आपने जिस साइड पे भी फोर्स लगाई है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने आपको बताना था एग्जाम्पल कौन कौन सी है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जिन बच्चों ने अभी तक ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किया वो प्लेलिस्ट से लेक्चर देख सकता है, अगर नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फ्रिक्शन है, ड्रैग फोर्स है, थ्रस्ट है, नॉर्मल फोर्स है, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स, ये तमाम वही हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आनी है और उन्हीं के जस्ट आपने नेम राइट किए हैं तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। उसने एग्जाम्पल ही कहा तो हमने एग्जाम्पल लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी बॉडी फ्री स्पेस में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो कितनी देर तक मूव कर सकती है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस अनलेस एक्टेड अपॉन एनी सम एक्सटर्नल फोर्सेस, जब तक कोई बाहर से फोर्स असरअंदाज नहीं होगी तब तक ये बॉडी मूव करती रहेगी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी और यही न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन था, उसने कहा था डिफाइन इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स की डेफिनेशन हमने की हुई है ऑलरेडी। तो डिफाइन इंपल्स, इंपल्स की डेफिनेशन होती है इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी, यानी कि ये प्रोडक्ट होता है किस किस का, फोर्स का और टाइम का। थोड़े से टाइम के लिए जो फोर्स लगाई गई है वही इंपल्स होगा, ठीक है। ये आपने चैप्टर के अंदर से भी किया हुआ है ऑलरेडी और मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया, बेशक आप चैप्टर के अंदर से ही उसको टिक कर ले वो भी ठीक है, ओके। और उसका यूनिट लिख लीजिएगा एनएस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ओके। इसके बाद हमारे पास मैंने 4 तक आपको करवा दिया। 5 वाला क्वेश्चन है why has not न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ, कहता है अर्थ के ऊपर क्यों नहीं न्यूटन का लॉ फर्स्ट लॉ प्रूव हो सकता, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा और अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, तो ये फर्स्ट लॉ उसने कहा क्यों नहीं अर्थ के ऊपर हो सकता अप्लाई, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है अर्थ के ऊपर बहुत सी अपोजिट फोर्सेस होती हैं जो कि मोशन को रोक सकती हैं, ठीक है।
तो वही हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इनर्शिया के बारे में उन्होंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया था, यानी कि कोई भी बॉडी जो होती है उसके अंदर इनर्शिया होता है। इनर्शिया जो है वो कोशिश करता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे। ठीक है, तो आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया था। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 6 वाला, जिसमें हमने कहा है व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं जो कि सडनली एक्सेलरेट हुई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है रेस्ट से। यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट बाय। तो सारी बात है, आप लोगों ने देखा होगा जब गाड़ी चलती है तो एकदम से आप पीछे की तरफ सीट की तरफ मूव करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि आपकी जो गाड़ी थी वो रेस्ट की हालत में थी और आप भी रेस्ट की हालत में थे। जैसे ही गाड़ी मूव किया तो आपकी पोजीशन जो थी वो रेस्ट की हालत में थी और वो चेंज होगी गाड़ी की मोशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3.7 है, अ फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज अ नेट फोर्स, व्हाई इट इज सो। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ में आपने नेट फोर्स का जिक्र किया था और वो क्यों है। ठीक है, उसके बाद आएगा 8 वाला है, व्हाई हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये वाला तो ऑलरेडी मैंने बुक से करवाया, आपको वहीं से करवा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, पढ़ लेते हैं इनके आंसर्स क्या है। तो 5 वाला हमारा क्वेश्चन था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो क्यों नहीं अर्थ के ऊपर अप्लाई हो सकता। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हैज बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ बिकॉज इट इज valid only in the absence of net forces, and these are many forces on earth like friction, air resistance and gravity। वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ अर्थ के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारी फोर्सेज होती है, फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, ग्रेविटी होती है। इस वजह से, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ में ये कहता था कि हर एक बॉडी के अंदर इनर्शिया है जो कोशिश करता है अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहे। तो ऐसा तो होता नहीं है, कोई ना कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो रुक जाती है। वो टाइम ऐसा क्यों आता है? क्योंकि फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, ये तीनों फोर्सेस उस बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश कर रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे आंसर में बताना है। इसके बाद आएगा 6 वाला हमारे पास, व्हेन सिटिंग, जब हम बैठ जाते हैं, इन अ कार विच सडनली एक्सीडेंट। मैंने आपको बताया था कि जो जल्दी से गाड़ी अब स्टार्ट कर देते हैं आप, तो आप पीछे की तरफ क्यों मोशन में आ जाते हैं? क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो आप लोग रेस्ट की हालत में होते हो और आप चाहते हो कि आप रेस्ट की हालत में ही रहो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, लेकिन क्योंकि गाड़ी आगे की तरफ मूव की है तो आप जो है वो पीछे की तरफ मूव करेंगे, बैक डायरेक्शन में। When sitting in a car which suddenly accelerates from rest, we are pushed back into the seat due to inertia. As according to the law of inertia, a body at rest want to continue its state of rest or resist the change in its state of rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती, या फिर वो इनर्शिया कोशिश करता है कि वो बॉडी रेस्ट की हालत से किसी और हालत में ना जाए। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फोर्स एक्सप्रेस इन न्यूटन सेकंड लॉ इज द नेट फोर्स, व्हाई। एज द नेट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। मैंने आपको बताया था कि नेट फोर्स का वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम तमाम फोर्सेस का सम कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी लाइक एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स, ये तमाम फोर्सेस जब इकट्ठी हो जाएंगी उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। अप्लाइड फोर्स, सो it is important to consider the net force as it is determine the object overall motion। यानी कि ये ओवरऑल किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कम करने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये नेट फोर्स जो है इसके ऊपर असर की है। ठीक है, तो नेट फोर्स को आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैंने बुक से ही आपको करवाया था, वहां से ही करवा देती हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले तो आप क्वेश्चन देख लेना। दी रूलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये लाइन आप सबसे पहले लिखेंगे कि रूलिंग फ्रिक्शन 100 टाइम्स जो है स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद आप ये आंसर लिखेंगे जो मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवा चुकी हुई हूँ कि ये वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो रूलिंग फ्रिक्शन होती है इज अबाउट लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन is that there is no relative motion between the wheel and the surface overall, which is rule, and this wheel touch the surface only at the point it
डज नॉट स्लाइड, ठीक है, क्योंकि जो हमारा व्हील होता है वो सिर्फ उसका नीचे वाला हिस्सा ही ग्राउंड को टच करता है, बाकी तमाम हिस्सा उसका एयर में रह जाता है, हवा में रह जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी दो सरफेस को स्लाइड करते हैं, अगर ये यहाँ पे व्हील ना होता और ये गाड़ी जो है स्लाइड हो रही होती तो फिर मुश्किल हो जाना था, क्योंकि बॉडी तमाम बॉडी कार की जो है वो जमीन के साथ टच होनी थी, तो फ्रिक्शन बढ़ जानी थी। अब सिर्फ ये थोड़ा सा हिस्सा टच हो रहा है तो फ्रिक्शन कम हो गई है, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो ये हमारे पास 9 वाला अब आ गया है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको की पॉइंट से भी करवाई हुई थी ऑलरेडी, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लें, अब ये हमारे पास एक्सरसाइज में भी आ चुका है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ये भी आसान ही है। तो ये देखिए, मैंने आपको ये की पॉइंट में ऑलरेडी डेफिनेशन मार्क करवाई हुई है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा इस चैप्टर का, उस बच्चे को पता होगा टर्मिनल वेलोसिटी, मैंने बताया था कि ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या किया था, इसकी डेफिनेशन है व्हेन अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि ऊपर की तरफ की जो रेजिस्टेंस है एयर की, वो ग्रेविटी के साथ बैलेंस हो जाए ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इट फॉल डाउन विद कांस्टेंट सेफ्टी वेलोसिटी, यानी कि सेफली वो नीचे आ रहा है, इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये उसके बारे में था जो पैराशूट पहन के पैराग्लाइडिंग करता है कोई इंसान, तो क्या होता है कि वो कैसे बैलेंस करके आ जाता है, ये मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। ये कहाँ पे था, जहाँ पे अभी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मैंने ये करवाया हुआ है तो मुझे याद है। ये देखें, यहाँ पे है। देखें, कोई भी बॉडी पैराशूट पहन के अगर नीचे गिरती है तो क्या होता है कि जो एयर की रेजिस्टेंस है वो बैलेंस हो जाती है ग्रेविटी के साथ, क्योंकि हवा इसके अंदर बढ़ जाती है तो बॉडी आराम से जमीन की तरफ आती है, ठीक है। तो ये इसने नीचे लिखा, पैराट्रोपर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के साथ उसने एग्जांपल भी दी है और डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी वहां से करवा दी है, ठीक है। इसके बाद 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कहते हैं वो इंसान जो कि हवा में गया है, ठीक है, जमीन के बाहर किसी भी रॉकेट में बैठी है, वॉकिंग इन अ स्पेस, वांट टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड जैकेट। अब वो चाह रहा है कि वो वापस आए एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ के, एंड इन व्हाट डायरेक्शन डज द फायर ही फायर द रैकेट, तो वो किस डायरेक्शन में रैकेट जो है वो फायर करेगा जो जमीन की तरफ आए, तो उसके बारे में हमने बताना है 10 वाले शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये भी आसान ही है, आप लोगों को पता है कि जब भी आपने जमीन की तरफ आना है तो आपको किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा फायर, तो हम उसे अभी कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसका आंसर क्या है। तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा फायर को, तभी आप जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड डायरेक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द एस्ट्रोनॉट विल फायर द रॉकेट इन अपोजिट डायरेक्शन। सारी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को फायर करना पड़ेगा, एंड फिर ही जो स्पेस शिप है हमारी, जो स्पेस क्राफ्ट है, वो जमीन की तरफ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। वीडियो ऑलरेडी जो है आप लोगों की 30 मिनट्स की होने वाली है, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी। न्यूमेरिकल थोड़े से इसके जो है ना वो लेंथी हैं, शुरू वाले शॉर्ट शॉर्ट ही हैं, लेकिन आगे वाले जो है वो थोड़े से लेंथी हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा आप देख लें, ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी। जिन बच्चों ने लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।